नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के एक टॉपिक को, जो कि रहेगा हमारी हिंदी साहित्य की विधाएं से लेकर क्वेश्चन। और यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की विधाएं। कक्ष में साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र आदि का इस्तेमाल पाठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। ये सब हम जानते हैं। हम शुरू से ही जब हमारा बच्चा पढ़ना शुरू करता है तभी से हम इनमें से किसी न किसी विधा का प्रयोग करके बच्चे को अलग अलग तरीके से विभिन्न कौशल का विकास हम करते हैं। तो ये सभी हमारी साहित्य की विधाएं हैं। सबसे पहले आज जानते हैं नाटक के बारे में। तो नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर हमारे सामने पेश करता है वह अभिनेता कहलाता है। नाटक में मूल भाव अनुकरण या नकल होता है। नाटक का आनंद देखकर लिया जाता है, इसलिए यह दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक की वास्तविक सफलता मंच पर खेले जाने में है। जिन व्यक्तियों की कथा नाटक में होती है वे आपस में या स्वयं से वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप का आधार होती है भाषा। ये था हमारी साहित्य की सबसे पहली विधा नाटक। इसके बाद है हमारा दूसरा एकांकी। एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंचती है। इसमें संपूर्ण कार्य एक ही स्थान और समय में होता है। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष को लिया जाता है। कम से कम पात्र होते हैं और इसमें छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता। संक्षिप्तता एकांकी के लिए आवश्यक है। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संक्षिप्तता। इसके बाद हमारा तीसरा है जो विधा वो है उपन्यास। उपन्यास में लेखक मानव जीवन की तस्वीर को एक निपुणता से प्रस्तुत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं और वर्णित कथा हमें अपनी सी लगती है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है। इसके बाद है कहानी। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। इसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस प्रभाव को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती। कहानी में जीवन के किसी एक अंग का चित्रण रहता है। बड़ी से बड़ी कहानी में छोटे से छोटे उपन्यास से छोटी होती है और कहानी में विचार को सांकेतिक रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है विधा वो है निबंध। निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। निबंध के लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान आवश्यक है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता और सजीवता और आवश्यकता संगति को संबद्धता के साथ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगली विधा है वो है आत्मकथा। आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी आत्मकथा है। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है। इसमें वह अपने बीते हुए जीवन की पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है। इसके बाद है जीवनी। जीवनी का लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। हमने अभी पढ़ा आत्मकथा में स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी में लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। यानी जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं होता, कोई अन्य व्यक्ति होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है
तो उसे यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहते हैं। लेखक वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता और निजता के साथ करता है। जिस विषय पर का वह वर्णन करता है उसके साथ उसका जुड़ाव होता है तथा उसके अपने जीवन संदर्भ में उसके आते हैं। यात्रा वृत्तांत का लेखक यात्रा के विवरणों में स्थान, दृश्य, घटनाएं और व्यक्ति से संबंधित कटु और मधुर स्मृतियों का चित्रण करता है। इसके बाद है रेखा चित्र। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इस प्रकार के वर्णन में व्यक्ति को तटस्थ होना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा संस्मरण। जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का संस्मरण कर उसका वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। संस्मरण लिखने के लिए जरूरी है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। संस्मरण अतीत का ही हो सकता है, वर्तमान या भविष्य का नहीं। लेखक को उसमें अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं होती। उसको हूबहू ही लिखना पड़ता है जो बीत गया है वो। इसके बाद है कविता। कविता लयात्मक होती है, अमूर्त होती है, उसमें बिंबों का प्रयोग होता है, साथ ही उसमें मितव्ययता का खास ख्याल रखा जाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक गहरी बात कहने की कोशिश की जाती है। कविता के प्रभाव उसे विशिष्ट बनाते हैं। कविता मुक्त छंद में भी लिखी जाती है। दूसरी तरफ छंदोबद्ध कविताएं भी होती हैं, जैसे दोहा, चौपाई आदि। कविता का अनुवाद कठिन होता है, तो साहित्य के इन रूपों से परिचय कराने का उद्देश्य यह है कि ये आपको उस पाठ्य सामग्रियों को चुनने में मदद करेंगे जिन्हें आप कक्ष में भाषा सिखाने के लिए बच्चों के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बच्चे उस विभिन्न साहित्य रूपों के लक्षण के बारे में सीखें, बल्कि इतना ही काफ़ी है कि जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को इन साहित्यिक रूपों के रोचक उदाहरणों के रूबरू कराया जाए। तो ये था हमारा आज का हिंदी का टॉपिक, जो कि हिंदी साहित्य की विधाएं हमने आज पढ़ी। हमने नाटक, कहानी, कविता, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आपसे किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाता है और कोई भी लाइन देकर कहा जाता है कि बताइए ये साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना सहयोग दें और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करें।